वेलकम टू द स्टडी रिसर्च सेंटर। आज हम लोग रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय पदार्थ की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जी हाँ, तो रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो रसायन विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के अनुसार। एक हो गया आपका भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन और एक कार्बनिक रसायन। ठीक है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों और पदार्थ की क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संघटन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों और पदार्थ की क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, भौतिक रसायन और भौतिक रसायन का ये प्रथम अध्याय पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो है वो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के आधार पर बांटा गया है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ की जो अवस्था है, किसी भी पदार्थ की अवस्था, चाहे वो ठोस में है या द्रव में है या गैस में है, तो ये पदार्थ की जो अवस्था है ये पदार्थ के अंतराण्विक आकर्षण बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स पर निर्भर करता है। अब ये अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? तो पदार्थ के अंदर जो है, पदार्थ के अंदर अणुओं की जो आकर्षण शक्ति होती है, एक दूसरे से जुड़े होने की आकर्षण शक्ति, एक दूसरे को खींच के रखने की आकर्षण शक्ति जो होती है, वही आपका अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाता है। तो ये पदार्थ के अणुओं, किसी भी पदार्थ की अवस्था पदार्थ के अंतराण्विक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। ठीक है, अब पदार्थ के अणुओं में जब परस्पर आकर्षण बल पृथ्वीकारी बल से सबल होगा तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा। क्या? जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल यानी पदार्थ के अणुओं के जो अंदर का आकर्षण बल है एक दूसरे को खींच के रखने की, तो पदार्थ के अणुओं में जो परस्पर आकर्षण बल है ये उन्हें पृथक करने वाले बल से, उन्हें अलग करने वाले बल से जब मजबूत होगा तो पदार्थ ठोस अवस्था में होगा। यही जब कम मजबूत होगा तो पदार्थ द्रव अवस्था में होगा, और जब एकदम नाम मात्र उसमें आकर्षण बल लगेगा एकदम नगण्य मात्रा में, तो वह गैस अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो ये ठोस, द्रव, गैस, तो आप समझ गए ठोस, द्रव, गैस, इनके अवस्था के बारे में। आखिर ये ठोस में क्यों रहते हैं, द्रव में क्यों रहते हैं, गैस में क्यों रहते हैं। ठीक है, ठोस के गुण, तो ठोस के गुण जो होते हैं, तो ठोस का आकार और आयतन, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं। ठोस के अंदर के जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक है, ठोस का घनत्व उच्च होता है, क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं अत्यधिक निकट होते हैं, इसलिए ठोस का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। ठोस में जो अंतराण्विक स्थान घेरने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है, यानी ठोस के अंदर के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे में सिकुड़ के रहना चाहते हैं, उनमें जो स्थान घेरने की जो अंतराण्विक, उनके अणुओं की जो अंतराण्विक स्थान घेरने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत कम होती है, इसलिए तो वो ठोस में अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और ठोस के अंदर जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है, द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव के गुण के बारे में। तो द्रव का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है ठोस के मुकाबले और गैस से अधिक होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, द्रव का अंतराण्विक आकर्षण बल गैस से अधिक होगा और ठोस से कम होगा। ठीक है, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित से तात्पर्य उसे जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता। ठीक है, तो द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होगा। ठीक है, द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस से अधिक होगा। द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस से अधिक होगा। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथ्वीकारी बल की अपेक्षा, यानी उन्हें अलग करने वाले बल की अपेक्षा काफी कमजोर हो, एकदम नगण्य हो, तो फिर पदार्थ गैस अवस्था में रहेगा। क्या? जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथ्वीकारी बल या अलग करने वाले बल की अपेक्षा काफी कमजोर हो तो पदार्थ गैस अवस्था में रहेगा। अब गैस के गुण, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसीय अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस और द्रव दोनों से कमजोर होता है। ठीक है, गैसीय अणुओं के अंतराण्विक आकर्षण जो घेरने की स्थान जो घेरने की प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, और गैस का घनत्व जो है वो सबसे कम होता है, यानी ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। अब पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा।
ये रिवीजन के लिए तो इतना काफी है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो प्लाज्मा। लेकिन आपने प्लाज्मा देखा कहाँ? आप सबने प्लाज्मा थोड़ा कभी ना कभी देखा ही होगा। तो बात करते हैं प्लाज्मा आपने देखा कहाँ? तो आपने ये नियॉन बल्ब देखा होगा। ये ऐसा बल्ब होता है जिसमें नियॉन गैस भरी रहती है, इसीलिए इसे नियॉन बल्ब कहते हैं। तो जब इस नियॉन गैस वाले बल्ब को, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जब इसे इसमें इलेक्ट्रिक प्लग लगाए जाते हैं, तो ये नियॉन गैस जो होती है वो आयनित हो जाती है। और यही आयनित जो नियॉन गैस है, ये कई रंगों में चमकने लगती है। इसी को पदार्थ के जो है चौथी अवस्था कहा जाता है, या प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है, सिंपल भाषा में कहे तो आयनित नियॉन गैस जो है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, आयनित नियॉन गैस प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंसेंट होता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंसेंट। ठीक है, अब तत्व रासायनिक संगठन के आधार पर जो हम लोग बात किया था, रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इसके बारे में अब तत्व के बारे में बात करते हैं। तत्व एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या? तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तत्व जो है वह एक ही पदार्थ के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसे दो या दो से भिन्न गुणों वाले में कैसे विभाजित करेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व के प्रत्येक परमाणु का जो नाभिकीय आवेश होता है वो समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। ठीक है, तत्व के उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब तत्व के उदाहरण है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, उनका परसेंट। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख तत्व है और उनका परसेंटेज क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन 46.71%। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है तत्व ऑक्सीजन 46.71%, सिलिकॉन 27.69%, एल्यूमिनियम 8.07%, लोहा 5.05%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम 2.75%, पोटेशियम 2.58%, और बाकी जो बच गए अन्य सभी तत्व वो 4.5%। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये मुख्य तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और जो बाकी तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब तत्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं। तो अब तक कुल ज्ञात तत्व 118 है। ठीक है, जैसे प्रकृति में जो विद्यमान तत्व है, यानी प्रकृति में पहले से ही जो विद्यमान तत्व है उनकी संख्या 98 है, और मानव द्वारा जो निर्मित तत्व है उनकी संख्या 20 है। क्या है? प्रकृति में विद्यमान तत्व की संख्या 98, मानव निर्मित तत्व 20। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है 40.71%। ठीक है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। ठीक है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन। एक परमाणुक तत्व कहलाते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की संख्या होती है 6, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, तो एक परमाणुक तत्व कहलाते हैं ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या कहलाते हैं? एक परमाणुक तत्व। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम, हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक प्रमुख तत्व कैल्शियम। अब सामान्य मानव शरीर में, यानी मानव शरीर में जो पाए जाने वाले प्रमुख तत्व है उनका परसेंटेज देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन 65%, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, और कितना? तो 65%। ठीक है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख तत्व हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ठीक है, अब बात करते हैं तत्व के प्रकार। तो तत्व के मुख्यतः दो प्रकार हैं, धातु तत्व, अधातु तत्व। अब धातु तत्व,
तो धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, ठीक है। धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। देखिए धातु और अधातु ये अपने आप में कंप्लीटली एक चैप्टर है और एक बहुत बड़े चैप्टर है रसायन विज्ञान के, ठीक है। तो इस पे जो कंप्लीट हम लोग रिवीजन करेंगे वो एक अलग चैप्टर में करेंगे। धातु तत्व पे एक अलग रिवीजन होगा और अधातु तत्व पे एक अलग रिवीजन होगा। फिलहाल इसमें हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में धातु तत्व और अधातु तत्व से रिलेटेड जान लेते हैं। तो धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। धातु तत्व उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं का घनत्व जो होता है उच्च होता है। धातुएं मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव धातु जो हो पारा कहलाता है। धातुएं आघातवर्ध होती हैं। ये धातु के गुण है कि धातुएं आघातवर्ध होती है और सबसे आघातवर्ध धातु जो होता है वो सोना और चांदी होता है, ठीक है। लोहा, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सब धातुओं के उदाहरण है धातु तत्व के, ठीक है। अब बात करते हैं अधातु तत्व के बारे में। अधातु तत्व उष्मा और विद्युत के प्रायः कुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु तत्व उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। द्रव अधातु ब्रोमीन, ये याद रखेंगे, द्रव अधातु ब्रोमीन। और ठोस और उसके अगर द्रव धातु कहें तो पारा, द्रव धातु पारा, द्रव अधातु ब्रोमीन, ठीक है। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये भी अधातु का एक गुण है कि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सभी अक्रिय गैस जो है वो अधातु तत्वों की श्रेणी में आते हैं। सभी अक्रिय गैस अधातु तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिडॉन, रेनॉन, ठीक है, अक्रिय गैस है, ठीक है। गैसीय अधातु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि ये गैसीय अधातु है, ठीक है। ठोस अधातु कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ठोस अधातु है। और द्रव अधातु तो बताए हमने ब्रोमीन, ठीक है। अब बात करते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जो मिलकर रासायनिक संयोग से जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग से कोई चीज बनाया जाता है तो ये यौगिक कहलाता है, ठीक है। जल भी एक यौगिक है। अब ये इंपॉर्टेंट काफी पॉइंट है। जल एक यौगिक है और आयतन के अनुसार जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। फिर से सुनेंगे, आयतन के अनुसार जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। यही जब भार के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो भार के अनुसार जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। जब भी आयतन के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। आयतन के अनुसार जब भी पूछे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, भार के अनुसार पूछे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8, ठीक है। अब यौगिक को जो है वो रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। क्योंकि यौगिक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग भी भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब यौगिक के गुण काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे। यौगिक के गुण जो है अव्ययी तत्व। अव्ययी तत्व क्या होते हैं? तो ऐसा तत्व जिनसे मिलकर यौगिक बना होता है उसे अव्ययी तत्व कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर किसी से मिलकर बना है तो अव्ययी कहलाता है। तो अव्ययी तत्व यानी जिनसे मिलकर बना है यौगिक। तो अव्ययी तत्वों के गुण जो होते हैं भिन्न होते हैं हमेशा यौगिक के गुण से। यानी यौगिक के गुण अव्ययी तत्वों के गुण से हमेशा भिन्न होते हैं। इसे एग्जाम्पल के रूप में कंठस्थ समझेंगे, जल, ठीक है। जल, तो जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। यानी जल के अव्ययी तत्व कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के गुण अलग है, ऑक्सीजन के गुण अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर के जल बनाते हैं तो जल का जो गुण होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से भिन्न होता है। यही यहाँ पॉइंट कह रहा है कि यौगिक के जो गुण हैं वो अव्ययी तत्वों के गुण से हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा कि जल के जो गुण होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल भिन्न होता है, जबकि जल बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मिलने से, लेकिन उसके गुण जो होते हैं वो हमेशा भिन्न होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रण के बारे में। तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों या तत्व और यौगिक दोनों को किसी भी अनुपात में मिला करके जो चीज तैयार होता है उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। क्या चीज? दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों, तत्व या फिर तत्व और यौगिक दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाकर जो बनाया जाता है वो मिश्रण कहलाता है, ठीक है। और मिश्रण के अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी मिश्रण के अवयव को
कुछ सरल यांत्रिक विधि है उनके द्वारा अलग किया जा सकता है, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती है मिश्रण के अवयव को अलग करने में। ठीक है। वायु, वायु भी एक मिश्रण है। वायु अनेक गैसों और धूल कणों का मिश्रण है। तो वायु भी क्या है? वायु अनेक गैसों और धूल कणों का मिश्रण है। वायु भी एक मिश्रण है। ठीक है। वायु के अव्ययी गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्रमुख है। वायु के अव्ययी गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्रमुख है। ठीक है। समुद्री जल, समुद्री जल भी एक मिश्रण का उदाहरण है। समुद्री जल भी कई लवणों का मिश्रण है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि। यानी समुद्री जल भी कई लवणों का मिश्रण है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि पाए जाते हैं। समुद्री जल भी एक मिश्रण का ही उदाहरण है। ठीक है। वायु भी एक मिश्रण का उदाहरण है। समुद्री जल भी लवणों के मिश्रण का उदाहरण है। लेकिन जल एक यौगिक है। ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जल एक यौगिक है, वायु मिश्रण है, समुद्री जल भी मिश्रण है। ठीक है। अब मिश्रण के दो प्रकार, समांग मिश्रण, असमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को इंग्लिश में होमोजेनस मिक्सचर, असमांग मिश्रण को इंग्लिश में हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। समांग मिश्रण तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अव्ययी पदार्थों का संघटन समान होता है, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अव्ययी पदार्थों का संघटन समान होता है, समांग मिश्रण कहलाता है। चीनी का जल में विलयन समांग मिश्रण का उदाहरण है। नमक का जल में विलयन समांग मिश्रण का उदाहरण है। गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन समांग मिश्रण का उदाहरण है। अमोनिया गैस का हवा में विलयन समांग मिश्रण का उदाहरण है। यानी चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, अमोनिया गैस का हवा में विलयन, ये सब समांग मिश्रण का उदाहरण है। अब बात करते हैं असमांग मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अव्ययी पदार्थों का संगठन जो होता है वो असमान मात्रा में घुला हो, उसे असमांग मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अव्ययी पदार्थों का संगठन असमान हो, असमांग मिश्रण, और जिसमें समान हो वो समांग मिश्रण। ठीक है। तो समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण का डेफिनेशन है। अब असमांग मिश्रण का उदाहरण देख लीजिए। लोहा और गंधक का मिश्रण असमांग मिश्रण का उदाहरण है। बालू और नमक का मिश्रण असमांग मिश्रण का उदाहरण है। खड़िया का जल में मिश्रण असमांग मिश्रण का उदाहरण है। धूलकण का हवा में मिश्रण असमांग मिश्रण का उदाहरण है। ये सब एग्जाम्पल याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, पीसीएस के एग्जाम में सब रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये सब चीजों को, इन सब एग्जाम्पल को याद रखेंगे। ठीक है। बात करते हैं, एक असमांग मिश्रण के अव्ययी पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना समांग मिश्रण की तुलना में आसान होता है। यानी एक असमांग मिश्रण के अव्ययी पदार्थों को अलग करना समांग मिश्रण से ज्यादा आसान होता है। ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रण का पृथक्करण की विधि। तो मिश्रण में उपस्थित अव्ययी घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा अलग करना मिश्रण का पृथक्करण कहलाता है। क्या चीज? मिश्रण में उपस्थित अव्ययी घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा अलग करना मिश्रण का पृथक्करण कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं मिश्रण के पृथक्करण की कौन कौन सी विधि। तो क्रिस्टलन विधि या फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो अकार्बनिक ठोस, फिर सुनेंगे, अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों का पृथक्करण और शुद्धिकरण क्रिस्टलन विधि द्वारा होता है। अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों का पृथक्करण और शुद्धिकरण क्रिस्टलन विधि या क्रिस्टलाइजेशन द्वारा होता है। ठीक है। आसवन विधि, तो द्रव के मिश्रण को जो पृथक किया जाता है वो आसवन विधि द्वारा किया जाता है। द्रव के मिश्रण को पृथक आसवन विधि द्वारा किया जाता है। भूगर्भ से निकाले गए तेल से, भूगर्भ से जो निकाले जाते हैं कच्चे खनिज तेल, तो उससे शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। फिर से सुनेंगे, भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि जो है वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है। जलीय वायु से विभिन्न गैसों को अलग जो है वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। जलीय वायु से यानी लिक्विड एयर से विभिन्न गैस प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है। एसीटोन, मेथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। एसीटोन, मेथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नेप्थलीन, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, इनका जो है शुद्धिकरण वो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। नेप्थलीन, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है।
और रक्त से, ये चीज याद रखेंगे, रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक करने का जो विधि है वो वर्ण लेखन विधि है। आपके रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने की विधि वर्ण लेखन विधि है। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ के अव्यय कण, अणु और परमाणु। ये भी एक कंप्लीट चैप्टर है, अलग अलग अणु और परमाणु। इसको हम शॉर्ट में यहाँ देखेंगे, आगे इसका एक अलग चैप्टर अणु और परमाणु का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको शॉर्ट में देखते हैं अणु और परमाणु क्या है। तो अणु के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थ सबसे छोटा कण, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, अणु कहलाता है। अणु की विशेषता क्या हो गई कि अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, एक पदार्थ के सभी अणुओं के द्रव्यमान, आकार, गुण एक दूसरे के समान होते हैं। एक पदार्थ के सभी अणुओं के द्रव्यमान, आकार, गुण एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, किसी दो पदार्थ के अणु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। किसी दो पदार्थ के अणु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, जल के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 18। जल के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान 18। नमक के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान 58.5। नमक के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान 58.5। और जब देखिए जल के अणु और नमक के अणु दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, किसी दो पदार्थों के अणु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि जल के अणु और नमक के अणु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, जल के अणु का जो सापेक्ष द्रव्यमान हो गया वो 18 और नमक के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान हो गया 98.5, यानी जल के अणु और नमक के अणु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, बात करते हैं परमाणु। तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या चीज? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वह परमाणु कहलाता है। यानी परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो अणु और परमाणु में ये अंतर है कि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य है, ये डाल्टन का कथन था लेकिन बाद में गलत साबित हो गया क्योंकि बाद में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब निकलने लगे, तो ये जॉन डाल्टन साहब का कथन ये गलत हो गया। तो ये याद रखेंगे सिर्फ इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि परमाणु अविभाज्य है, ये कहा था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट पदार्थ का जो अवस्था है वो रिवीजन हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।